नमस्कार विद्यार्थियों, बिल्कुल आज हम शुरू करने जा रहे हैं किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं। जी हाँ, फर्स्ट ग्रेड की 5th यूनिट। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की 5th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो अपने अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और पढ़ने के लिए बैठ जाइए। यूनिट नंबर 5 किसकी? फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट ग्रेड यूनिट 5th। ठीक है, और इस यूनिट 5th का नाम क्या है? क्या नाम है? किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं। ठीक है, यूनिट का नाम ये है, हेडिंग डाल लीजिए, किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं। क्लियर? इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर adolescent learner। क्लियर है? हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की यूनिट 5th, जिसका नाम है किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं। ठीक है बच्चों, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि आपके फर्स्ट ग्रेड में 5th और 6th यूनिट थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल तसल्ली से समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाऊंगी, बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाऊंगी, इस तरह से पढ़ाऊंगी कि दिमाग में आपके बिल्कुल फिट बैठ जाएंगी, बहुत आराम से और बहुत तरीके से। क्लियर? देखो, जैसा कि नाम ही क्या है यहाँ पर, किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं। कुल मिला करके हमें यहाँ क्या पढ़नी है? क्या पढ़नी है? अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं की चर्चा करनी है। केवल इस यूनिट में क्या पढ़ना है हमें? अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं पढ़नी है। अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं मतलब बच्चों को पढ़ाते समय हम क्या क्या तरीके, क्या क्या टेक्निक्स अपना सकते हैं, उनकी चर्चा करनी है इस यूनिट के अंतर्गत। अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं क्या होती, क्या नहीं होती, प्रॉपर चर्चा हम करेंगे। ठीक, इंग्लिश में देख लीजिए, चर्चा करनी है हमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज की फॉर एडोलसेंट लर्नर। ठीक है, किशोर अधिगमकर्ता के लिए हमें पढ़ना है इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज। अब इसमें कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे वो सुन लीजिए। ठीक, देखिए, सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत करेंगे अनुदेशनात्मक व्यूह रचना, यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुदेशन किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन किसे कहते हैं, हम यहाँ से चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि अनुदेशन किसे कहते हैं। अनुदेशन को जानने के बाद हम जानेंगे कि अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं किसे कहते हैं। ठीक है, अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं किसे कहते हैं ये जानेंगे, और अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी व्यूह रचनाएं हमें पढ़नी है वो देखिए। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे उपागम। क्या पढ़ेंगे? उपागम, अप्रोचेस। उपागम पढ़ेंगे। उपागम में कौन कौन से उपागम पढ़ेंगे देख लीजिए। हर्बर्ट शिक्षण उपागम पढ़ेंगे। 3 उपागम हम पढ़ेंगे, मैं यहीं पर क्लियर कर दूं थोड़ा सा। पहला हर्बर्ट, दूसरा मॉरिसन शिक्षण उपागम और तीसरा हंट शिक्षण उपागम।
बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लें, ठीक है। तो अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं हमें पढ़नी। इस व्यूह रचनाओं में पहली व्यूह रचना पढ़ेंगे हम उपागम, और उपागम में कितने उपागम पढ़ेंगे? 3, हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट, ठीक। उपागम के बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण प्रतिमान। क्या पढ़ेंगे? शिक्षण प्रतिमान। अब शिक्षण प्रतिमान में कितने प्रतिमान पढ़ेंगे? शिक्षण प्रतिमान में कौन कौन से प्रतिमान पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए। नंबर 1, प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान। नंबर 2, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, ठीक है। ये क्लियर तरीके से इसलिए समझा रही हूं क्योंकि आपको सारी बातें यहां एक बार क्लियर कर लेनी है, एक माइंड सेट कर लेना है कि यस, इस यूनिट के अंतर्गत यही टॉपिक है और इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। नंबर 3, सहकारी अधिगम प्रतिमान, ठीक है। 3 प्रतिमान हो गए हैं। पहला कौन सा है? प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, दूसरा है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, तीसरा है सहकारी, ठीक है, अधिगम प्रतिमान। इतनी बात क्लियर है? 3 प्रतिमान हुए। आगे देखो, चौथा प्रतिमान, नंबर 4, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान। क्लियर है? नंबर 5 हम पढ़ेंगे आगमनात्मक, ठीक है, आगमनात्मक प्रतिमान। इसके बाद नंबर 6 हम पढ़ेंगे जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान, ठीक है। और एक पढ़ेंगे विकासात्मक प्रतिमान, ठीक है। ये जो आगमनात्मक प्रतिमान है इसे हम तबा का शिक्षण प्रतिमान भी बोलते हैं, तबा का शिक्षण प्रतिमान। तो ध्यान देना बच्चों, प्रतिमान के अंतर्गत हम 7 प्रतिमान पढ़ेंगे, ठीक है। तो शिक्षण व्यूह रचनाओं या अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं के अंतर्गत पहले हमने क्या पढ़े? उपागम। उसके बाद पढ़ेंगे हम शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। शिक्षण प्रतिमान के बाद नेक्स्ट बात हम करेंगे किसकी? एक हम पढ़ेंगे शिक्षण पद्धतियां, शिक्षण पद्धतियां, टीचिंग मेथड्स। और शिक्षण पद्धतियों में पहली पढ़ेंगे प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धतियां और दूसरी पढ़ेंगे प्रजातांत्रिक शिक्षण पद्धतियां, प्रजातांत्रिक शिक्षण पद्धतियां, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री की, शिक्षण अधिगम सामग्री TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक। अब पहले आप वापस देखो एक बार, यूनिट का नाम है किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं। अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं पढ़नी है तो सबसे पहले हम अनुदेशन के बारे में जानेंगे, अनुदेशन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं क्या होती हैं। व्यूह रचनाएं हमें पढ़नी है। व्यूह रचनाओं के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? उपागम, शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण पद्धतियाँ और शिक्षण अधिगम सामग्री। बात क्लियर है? पहले आपसे पूछ लिया जाए
उपागम क्या है? तो भाई उपागम अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं हैं। शिक्षण प्रतिमान क्या है? प्रतिमान भी व्यूह रचनाएं हैं। शिक्षण पद्धतियां क्या है? पद्धतियां भी व्यूह रचनाएं हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है? अरे ये भी व्यूह रचनाएं हैं। व्यूह रचनाएं वे होती हैं, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक जो भी तरीका अपनाता है वे सब क्या कहलाती हैं? अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं कहलाती हैं। तो मोटा रूप पहले क्लियर हुआ कि इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल शॉर्ट हो गया मामला। अनुदेशन के बारे में पढ़ेंगे, अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। व्यूह रचनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी व्यूह रचना पढ़ेंगे? हम उपागम पढ़ेंगे, हम शिक्षण प्रतिमान पढ़ेंगे। उपागम में 3 उपागम हम पढ़ेंगे, हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट। और शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत 7 प्रतिमान पढ़ेंगे। जबकि मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस के अंतर्गत, क्योंकि सिलेबस आपके पास सभी के पास होगा, सिलेबस में जब आप देखेंगे तो आपको केवल और केवल 3 प्रतिमान दिखाई देते हैं। वहां पर 3 प्रतिमान कौन कौन से? ये तीनों प्रतिमान, प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान और सहकारी अधिगम प्रतिमान। ठीक है, ये प्रतिमान दिखाई देते हैं। ठीक है, जबकि हम पढ़ेंगे 7। और आपको पता होना चाहिए ये 7 प्रतिमान किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत ये 7 प्रतिमान आते हैं। तो सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के बारे में पढ़ेंगे और उसी सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत ये 7 प्रतिमान आते हैं। 3 प्रतिमान आपके सिलेबस में है, लेकिन मैं आपको 7 प्रतिमान पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि 7 पर से प्रश्न बन चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो शिक्षण प्रतिमान हो गए। उसके बाद क्या पढ़नी है हमें? शिक्षण पद्धतियां पढ़नी है। दोनों प्रकार की प्रभुत्व आदि शिक्षण पद्धतियों में कौन कौन सी शिक्षण पद्धतियां आती हैं ये पढ़ेंगे। प्रजातांत्रिक में कौन कौन सी आती है ये पढ़ेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री की। ठीक, अब आपके दिमाग से एक डाउट दूर कर देना चाहती हूं मैं। जब आप बेटा अपना सिलेबस उठाकर देखेंगे ना, तो आपको सिलेबस में आपको दिखाई देगा कौन सा टॉपिक? संप्रेषण, और एक दिखाई देगा निर्मितवाद इसी यूनिट में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि संप्रेषण टॉपिक में इस यूनिट में नहीं पढ़ाऊंगी, आपको नहीं पढ़ाऊंगी। कहां पढ़ाऊंगी? यूनिट नंबर 6 में। सीधा सीधा लॉजिक जब आप पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको यूनिट 6 में पढ़ाऊंगी। कौन सा टॉपिक? संप्रेषण। संप्रेषण टॉपिक यूनिट 6 में क्यों पढ़ाऊंगी? क्योंकि बेटा यूनिट 6 का नाम ही क्या है? ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो वहां हम पढ़ेंगे सूचना को, वहां हम पढ़ेंगे संप्रेषण को, वहां हम पढ़ेंगे तकनीकी को। सूचना संप्रेषण तकनीकी, इसलिए मैं संप्रेषण टॉपिक ही वहां पढ़ाऊंगी आपको यूनिट नंबर 6 में। क्लियर? एक आता है निर्मितवाद, और निर्मितवाद को हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 3। कौन से टॉपिक के अंतर्गत? अधिगम टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, अधिगम टॉपिक के अंतर्गत इसे हम पढ़ते हैं। बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, ये यूनिट आप अपना सिलेबस उठा करके देखिए, आपको यही सारे टॉपिक दिखाई देंगे। मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगी ये मैंने आपको बता दिया है। संप्रेषण मैं आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ाऊंगी। निर्मितवाद पढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत। यूनिट नंबर 3 शिक्षण अधिगम, अधिगम वाली जो यूनिट है, ठीक है, अधिगम वाली जो यूनिट है उसमें हम निर्मितवाद को पढ़ लेते हैं, जेरोम ब्रूनर का जो निर्मितवाद है। क्लियर है? तो इस तरीके से इस यूनिट को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? अनुदेशन के बारे में। सबसे पहले अनुदेशन के बारे में बात करेंगे। अनुदेशन जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अनुदेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रक्शन। किसे कहते हैं अनुदेशन? किसे कहते हैं अनुदेशन? साधारण शब्दों में अनुदेशन का अर्थ होता है सूचना देना अथवा आज्ञा देना। सूचना देना अथवा आज्ञा देना, कहने का मतलब ये, कक्षा कक्ष के अंतर्गत शिक्षक जो भी ज्ञान प्रदान करता है बच्चों को, जो भी सूचना देता है, उसे जस्ट क्या कहते हैं? अनुदेशन। कक्षा कक्ष के अंतर्गत शिक्षक व विद्यार्थियों के बीच जिस भी विषय वस्तु का आदान प्रदान होता है उसे जस्ट क्या कहते हैं? अनुदेशन। बिल्कुल, अनुदेशन अलग होता है और शिक्षण अलग होता है। अनुदेशन कक्षा कक्ष तक सीमित रहता है। इस यूनिट में हम कक्षा कक्ष की बात करेंगे। बेटा मनोविज्ञान में तो हम बहुत सारे टॉपिक की बात करते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं, लेकिन अब हम आ गए हैं कहाँ? कक्षा कक्ष पर। कक्षा कक्ष में जो शिक्षण कार्य होता है उसे जस्ट क्या बोलते हैं? अनुदेशन।
अनुदेशन केवल कक्षा कक्ष में होता है, शिक्षण शिक्षण तो कहीं भी हो सकता है। अरे अनुदेशन केवल औपचारिक होता है, जबकि शिक्षण तो औपचारिक और अनौपचारिक होता है। अनुदेशन का क्षेत्र तो सीमित होता है, जबकि शिक्षण का क्षेत्र तो व्यापक होता है। अरे अनुदेशन का उद्देश्य तो पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होता है, जबकि शिक्षण का उद्देश्य तो सर्वांगीण विकास करना होता है। बात समझ में आई? अगर शिक्षण और अनुदेशन में अंतर की हम बात करें तो क्या अंतर होगा? कक्षा कक्ष की जब बात आए, कक्षा कक्ष के अंतर्गत जब हम आ जाए तो वर्ड यूज करेंगे क्या? अनुदेशन। अनुदेशन कक्षा कक्ष तक सीमित होता है, जबकि शिक्षण तो कहीं भी दिया जा सकता है। अनुदेशन केवल औपचारिक होता है, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक होता है। अनुदेशन का अर्थ संकुचित होता है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है? व्यापक होता है। अनुदेशन का उद्देश्य तो पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होता है, जबकि शिक्षण का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। आई थिंक आपको अनुदेशन वर्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अनुदेशन शब्द समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वापस आप समझ लीजिए। देखिए इधर, ये देखिए अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन शब्द का साधारण भाषा में अर्थ क्या होता है? बताया था मैंने अभी, क्या होता है? सूचना देना अथवा आज्ञा देना। यानी कक्षा शिक्षण के समय अध्यापक विषय को छात्र तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है, अध्यापक विषय को छात्र तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं? अनुदेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अनुदेशन शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रमीय ज्ञान के आदान प्रदान की क्रिया है। जस्ट सिंपल। अनुदेशन वर्ड आती है आपको कक्षा कक्ष के अंतर्गत आ जाता है। कक्षा कक्ष के अंतर्गत आ जाना है। कक्षा कक्ष में यानी अध्यापक विषय को छात्र तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है उसे जस्ट क्या कहते हैं? अनुदेशन कहते हैं। यानी अनुदेशन शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रमीय ज्ञान के आदान प्रदान की क्रिया है। पाठ्यक्रमीय ज्ञान के आदान प्रदान की क्रिया है। जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है कक्षा कक्ष के अंतर्गत उसे जस्ट क्या कहते हैं? अनुदेशन कहते हैं। ठीक है, अनुदेशन कहते हैं। अनुदेशन और शिक्षण में अंतर की हम बात करें तो देख लीजिए, अनुदेशन का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि शिक्षण का व्यापक होता है। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है। इस कक्षा कक्ष में पाठ्यक्रम को लेकर ही चर्चा होती है, तो अनुदेशन का उद्देश्य पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होता है, जबकि शिक्षण का उद्देश्य तो बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। अनुदेशन ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, जबकि शिक्षण तो ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। अनुदेशन केवल औपचारिक होता है, कक्षा कक्ष में होता है, जबकि शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक होता है। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक होता है। पता होगा आपको, औपचारिक की जब हम बात करते हैं तो औपचारिक में विद्यालय आ जाता है, अनौपचारिक में सबसे पहले परिवार आ जाता है। परिवार, समाज, इन सबसे बच्चा सीखता है। तो बिल्कुल अनुदेशन केवल औपचारिक होता है, जबकि शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक होता है। तो बात इतनी सी है कि कक्षा कक्ष में जो शिक्षण करवाया जाता है, पाठ्यक्रम को लेकर के जो चर्चा होती है, पाठ्यक्रम के ज्ञान का जो आदान प्रदान होता है, उसे जस्ट क्या कहते हैं? अनुदेशन कहते हैं। तो अनुदेशन किसे कहते हैं, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अनुदेशन और शिक्षण में अंतर क्या है, ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर? अनुदेशन के बाद हम चर्चा किसकी करेंगे? अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं किसे कहते हैं? अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं किसे कहते हैं? तो जस्ट आप देखिए, अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। यहां आप देखिए, अनुदेशनात्मक तकनीकी से तात्पर्य उन विधियों प्रविधियों से होता है, उन विधियों प्रविधियों से होता है जिनकी सहायता से सुनिश्चित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। कहने का मतलब ये है, बात को अच्छे से समझना है आपको। कोई भी शिक्षक कक्षा में शिक्षण उद्देश्यों के साथ एंटर होता है कि आज का मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। अब ये टॉपिक समझाने के लिए टीचर अपने कई तरीके अपनाएगा, कई विधियां प्रविधियां अपनाएगा। ठीक है, और बच्चों को यदि टॉपिक समझ में आ जाएगा तो शिक्षक को शिक्षण उद्देश्य की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। अरे जब बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा तो शिक्षक को अपने उद्देश्यों की भी प्राप्ति नहीं होगी। तो बिल्कुल वापस देखिए, क्या तात्पर्य होता है? विधियों प्रविधियों से होता है जिनकी सहायता से सुनिश्चित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। क्लियर? इसमें क्या क्या आ जाते हैं? देखो हम बात कर चुके, मैंने आपको सिलेबस पहले बताया क्या आ जाते हैं। उपागम आ जाते हैं। उपागम में कौन कौन से उपागम पढ़ने हमें? हर्बर्ट,
मॉरिसन, हंट प्रतिमान आ जाते हैं। प्रतिमान में हमें 7 प्रतिमान पढ़ने हैं, बता चुकी हूँ। ठीक है, कौन कौन से? प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान पढ़ना है, प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान पढ़ना है, सहकारी अधिगम प्रतिमान पढ़ना है, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान पढ़ना है, आगमनात्मक प्रतिमान पढ़ना है, इसके अलावा विकासात्मक प्रतिमान पढ़ना है। प्रतिमान हमें पढ़ने हैं। शिक्षण पद्धतियाँ, प्रभुत्ववादी पढ़नी है, प्रजातांत्रिक शिक्षण पद्धतियाँ पढ़नी, शिक्षण अधिगम सामग्री पढ़नी है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टैप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। किसमें? व्यूह रचनाओं के अंतर्गत। किसमें प्रयोग किया जाता है? व्यूह रचनाओं के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसे आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। यस, ये आधुनिक मानव व्यवस्था ही है कि आज जो है कई तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज उपागम का प्रयोग करता है टीचर, क्यों? क्योंकि आज शिक्षा बाल केंद्रित हो चुकी है। बालक को पूरी तरह से समझाना होता है, तो उपागम का प्रयोग करना होता है, प्रतिमान का प्रयोग करना होता है, पद्धतियों का प्रयोग करना होता है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हुए, न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए बालक को पढ़ाया जाता है, तो इसे आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। इसमें छात्रों को सही अनुक्रियाएं करने पर क्या दिया जाता है? पुनर्बलन दिया जाता है। क्योंकि आधुनिक मानव व्यवस्था का सिद्धांत यही है कि जब भी बच्चा कोई अनुक्रिया करे तुरंत उसे क्या दो? पुनर्बलन दो। तो इसे जब भी छात्र सही अनुक्रिया करता है तो सही अनुक्रिया करने पर उसे क्या दिया जाता है? पुनर्बलन दिया जाता है। छात्रों को अपनी गति के अनुसार सीखने के अवसर मिलते हैं। अपनी गति से बच्चा सीख सकता है। इसके माध्यम से ज्ञानात्मक उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली विधि से, कौन से उद्देश्यों को? यस, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ये जस्ट कहलाती है अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं। सिंपल ध्यान रखना, अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं से तात्पर्य उन विधियों प्रविधियों से होता है जिनके द्वारा शिक्षक को जो निश्चित उद्देश्य उनकी प्राप्ति हो सके। यानी टीचर ऐसी विधियां प्रविधियां अपनाता है जिससे बच्चों को विषय वस्तु स्पष्ट हो जाए, और बच्चों को विषय वस्तु स्पष्ट हो जाएगी तो शिक्षक को अपने उद्देश्य की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। और अनुदेशनात्मक व्यूह में क्या क्या आते हैं? हम बात कर चुके हैं। उपागम आते हैं, शिक्षण प्रतिमान आते हैं, शिक्षण पद्धतियां आती हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री आती है। इसे आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। बच्चा सही अनुक्रिया करता है, जैसी सही अनुक्रिया करता है बच्चे को क्या दिया जाता है? पुनर्बलन दिया जाता है। बच्चा अपनी गति के अनुसार सीखता है और इसके द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्रभावशाली तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर? फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.